अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान ज़ाहिद ख़ान है और आज मैं इंटरनेशनल रिलेशंस लेक्चर सीरीज़ के दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईआर एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, इट्स इमर्जेंस एंड इट्स ग्रोथ एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। लास्ट टॉपिक जो था मेरा वीडियो जो मैंने बनाई वो टॉपिक था इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है और उसका स्कोप क्या है। आज हम बात करते हैं पर्टिकुलरली आईआर एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आखिर में ये बात की थी कि आईआर का स्कोप जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे आईआर की एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन भी एक्सपेंशन होती गई। तो हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, अगर हम फैक्ट बेस्ड बात करें तो आईआर बीइंग एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, इसकी इमर्जेंस हमें 1919 में नज़र आती है। 1919 में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज वेल्स में चेयर ऑफ वुडरो विल्सन ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस की बुनियाद रखी गई और उसके बाद अगले 10 सालों में कुछ अदारे खड़े किए गए जिसमें काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस था, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिप्लोमेटिक स्टडीज़ था और इस तरह के मल्टीपल अदारे थे फ्रांस में, उसके साथ साथ अमेरिका में, यूके में, जेरूशलम में। तो ये जो अदारे थे इनको क्रेडिट जाता है जो 1919 में इन अदारों ने आईआर को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया में। यहां से आईआर के ऊपर रिसर्च शुरू हुई, यहां से इसके थ्योरेटिकल पैराडाइम्स पे बात शुरू हुई और इसको स्टडी किया जाने लगा। दुनिया के मुख्तलिफ थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने अपनी अपनी इनपुट जो है इसके अंदर वो देना शुरू हुए। तो यहां पे हम पहले बात करते हैं कि आईआर को जब हम एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन देखते हैं तो इसमें फिर से एक दफा हमें दो व्यूज मिलते हैं, एक नैरो व्यू और एक ब्रॉडर व्यू। अल्फ्रेड जिमरन जो है वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर हैं। वो आईआर को एक नैरो स्कोप से डिफाइन करते हैं कि आईआर एक बिल्कुल ही नैरो डिसिप्लिन है। वो कहते हैं जी आईआर एक स्टडी है डिप्लोमेसी की, हिस्ट्री की और लॉ की। जब आप इन तीन सब्जेक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ें तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक डिसिप्लिन बनता है। तो ये एक नैरो व्यू है। इसको काउंटर किया गया, ऑर्गेन्स्की ने इनको काउंटर किया कि नहीं, आईआर इज नॉट लिमिटेड टू लॉ, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड फिलॉसफी या डिप्लोमेसी। आईआर तो इन सबसे बहुत बालातर है। आईआर सिर्फ इन 2 या 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस नहीं करता। आईआर में तो आप सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, आईआर में आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, आईआर में आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, आईआर में आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, आईआर में आप कल्चर भी पढ़ते हैं। तो आईआर इज नॉट लिमिटेड टू 1 और 2 सब्जेक्ट्स, बल्कि आईआर तो मल्टीपल डिसिप्लिन से बना हुआ एक बजाते खुद एक डिसिप्लिन है। तो ये फर्क है इसकी नैरो और ब्रॉड डेफिनेशन में कि एक थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ लॉ, हिस्ट्री और डिप्लोमेसी के ऊपर बेस्ड एक सब्जेक्ट है, जबकि दूसरे थ्योरिस्ट कहते हैं नहीं, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स से मिलकर इंटरनेशनल रिलेशंस बना। तो ये एक डिबेट है नैरो और ब्रॉड व्यू ऑफ आईआर एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। अब हम बात करते हैं कि आईआर की एवोल्यूशन और ग्रोथ कैसे हुई एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। इसमें हमें फिर मल्टीपल फेजेस में बात करनी होगी, मल्टीपल स्टेजेस में बात करनी होगी। तो टोटल इसकी 6 स्टेजेस हैं जिसमें आईआर एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज हुआ और इमर्ज होने के बाद इवॉल्व हुआ, एक्सपैंड हुआ। तो जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज में आईआर को एक हिस्ट्री के सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाने लगा। तमाम हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ा जाने लगा। उसकी बेस के ऊपर जो इंटरनेशनल थ्योरिस्ट थे उन्होंने अपनी थ्योरीज पेश करना शुरू की। लेकिन ये जो पहली स्टेज थी इसमें एक बहुत बड़ा मसला था। इसमें आईआर की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फिलॉसफीज को मद्देनजर नहीं रखा गया, इग्नोर कर दिया गया। इसमें आईआर के कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स को मद्देनजर नहीं रखा गया। पहली स्टेज में जब आईआर को पढ़ा जाने लगा एज अ डिसिप्लिन, इसमें हिस्ट्री के ऊपर जो है वो फोकस किया गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर, ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर फोकस किया गया। और इसके बाद एक नई स्टेज आई जिसमें हिस्ट्री को छोड़कर दुनिया ने कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दिया आईआर में। वहां पर क्या मसला आया? मसला ये आया कि जहां पर कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स को पढ़ना शुरू किया वहां पर हिस्ट्री को इग्नोर करना शुरू कर दिया।
वहां पर हिस्टोरिकल इवेंट्स जो थे उनको बिल्कुल इग्नोरेंस उनकी होना शुरू हो गई, कॉन्टेम्परेरी डायनामिक्स पे ओवर एम्फेसिस करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद एक और स्टेज आई जिसे हम लीगल और मोरल स्टेज कहते हैं, जहां पर जो इंटरनेशनल थ्योरिस्ट थे, जो स्टूडेंट्स थे आईआर के, उन्होंने हिस्ट्री और कॉन्टेम्परेरी डायनामिक्स से बालातर होकर सोचना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि ये तो जस्ट इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हों या कॉन्टेम्परेरी इवेंट्स हों, ये इवेंट्स हुए क्यों हैं, इनके पीछे रूट कॉजेस क्या है। तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में हिस्टोरिकल और कॉन्टेम्परेरी डायनामिक्स की रूट कॉजेस पे बात होना शुरू हुई। वहां से इमर्ज हुई थ्योरीज। वहां से सबसे पहले थ्योरी आई लिबरलिज्म। लिबरलिज्म ने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन एक बहुत बड़ा, एक डेवास्टेटिंग इवेंट था। ये हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे रूट फैक्टर्स क्या थे। रूट फैक्टर्स थे कंपटीशन बिटवीन द स्टेट्स। तो लिबरलिज्म ने अपनी एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर वन जैसा वाकया दोबारा ना हो, इसके लिए हमें कॉपरेशन करने की जरूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट करने की जरूरत है, एक इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने की जरूरत है। तो उन रूट कॉजेस से लिबरलिज्म ने अपनी थ्योरी पेश की। और फिर चौथी स्टेज हम देखते हैं जहां लिबरलिज्म फेल हो जाती है और दोबारा वर्ल्ड वॉर टू होती है। वहां से इमर्जेंस होती है एक नए थ्योरेटिकल पैराडाइम की, रियलिज्म की। हैंस जे मॉर्गन था, वो अपनी थ्योरी देते हैं कि ये जो लिबरलिज्म की थ्योरी आई, ये जो आइडियलिस्ट थ्योरी एकेडमिक डिसिप्लिन में आई, इसने सही तरीके से डिफाइन नहीं किया इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को। हम बताते हैं कि दुनिया में अगर अमन लेके आना है तो कैसे आएगा। वहां से आईआर के एकेडमिक डिसिप्लिन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ लिबरलिज्म और रियलिज्म का। अब ये लिबरलिज्म और रियलिज्म का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यहां से एक नई इमर्जेंस हुई। एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और उसके अंदर वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और उसके अंदर देखा गया लिबरलिज्म भी फेल हो गई, रियलिज्म भी फेल हो गई, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी। ये अप्रोचेस सिर्फ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को देखकर, उनके रूट कॉजेस को देखकर बनाई गई थी। फिर इनके काउंटर नैरेटिव्स आए, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, जिन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस को साइड पे किया जाए क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव हैं। दुनिया को साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, दुनिया के अंदर जो लीडर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए, स्टेट्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाए, साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। तो आईआर के एकेडमिक डिसिप्लिन में ट्रेडिशनल अप्रोच से ट्रांजिशन आई इनटू बिहेवियरल और साइंटिफिक अप्रोच, जहां रियलिज्म का काउंटर नैरेटिव न्यू रियलिज्म आया, लिबरलिज्म का काउंटर नैरेटिव न्यू लिबरलिज्म आया, जिन्होंने एक ट्रेडिशनल अप्रोच से हटकर साइंटिफिक अप्रोच को अडॉप्ट किया और दुनिया को एक्सप्लेन करना शुरू किया, इंटरनेशनल रिलेशंस को। और फिर इसके बाद एक स्टेज आई जहां पर कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी। एक नया कॉन्सेप्ट आया आईआर के एकेडमिक डिसिप्लिन में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, के इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। किस तरह दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल इवेंट होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक रीजन होगी, और दुनिया में कोई भी बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होगा तो उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन होगी। तो फिर आईआर के एकेडमिक डिसिप्लिन में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्टडी किया जाने लगा, और फिर इसके अंदर भी कुछ थ्योरीज पेश की जाने लगी, न्यू इंपीरियलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, मार्क्सिज्म। इन्होंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लेन करना शुरू किया इन थ्योरीज ने। और इसके बाद एक और स्टेज आई जहां पर कोल्ड वॉर खत्म हुई और देखा गया कि रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म तो फेल हो गई। कोल्ड वॉर दो ताकतों के दरमियान इतनी बड़ी जंग चली, इतना लंबा अरसा, लेकिन वो एट द एंड एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बेस पे खत्म हो गई, कोई बड़े लेवल पर डेवस्टेशन नहीं हुई। तो लिबरलिज्म या रियलिज्म ने तो एक्सप्लेन नहीं किया था ऐसा कुछ, ना न्यू इनकी वर्जन्स ने एक्सप्लेन किया था। फिर कुछ नई थ्योरीज आई जिन्हें पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज कहते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, उसके साथ साथ फेमिनिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, ये थ्योरीज आई जिन्होंने पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो को
एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो थीरीज थी ये बहुत ऑब्जेक्टिव थी। जितनी पहले थीरीज आई ये बहुत ऑब्जेक्टिव नेचर की थी। हमें दुनिया को सब्जेक्टिव तरीके से देखना चाहिए, एक मुख्तलिफ लेंस से देखना चाहिए। तो इन्होंने उस पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो को अपने अपने लेंस से डिफाइन करना शुरू किया। तो इस पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो के अंदर पोस्ट पॉजिटिव थीरीज, इसके ऊपर काम काफी ज्यादा हुआ और फिर कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्सेप्ट दिया कलेक्टिव सिक्योरिटी का, ह्यूमन सिक्योरिटी का। और उसके बाद आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, मैंने स्कोप में भी बात की थी, एनवायरमेंटल चेंजेस, क्लाइमेट चेंज, जेंडर रिलेटेड इश्यूज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड-19, उसके बाद एक नई कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। इन सबको, इस बढ़ते हुए आईआर के स्कोप को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन मुख्तलिफ थ्योरिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज के अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जिस तरह से आईआर का स्कोप बढ़ता गया, उस तरह से आईआर के एकेडमिक डिसिप्लिन में भी चेंजेस आती गई, रिसर्च वर्क बढ़ता गया। आईआर एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज हुआ। आखिर में मैं बात करूंगा इसके क्रिटिक्स पे। कुछ क्रिटिक्स हैं आईआर के जो कहते हैं कि आईआर एक एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है। उनका कहना यह है कि आईआर के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वो नजर नहीं आता, एक कोहेरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज नजर नहीं आती। और आईआर तो डिपेंडेंट है बाकी सब्जेक्ट्स पे, पॉलिटिकल साइंस पे, हिस्ट्री पे, डिप्लोमेसी पे, फिलॉसफी पे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। ये बजाते खुद तो कोई एक सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट नहीं है। बहुत सब्जेक्टिविटी है, बहुत डेप्थ है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, लेकिन इस क्रिटिसिज्म का जवाब आईआर के वो थ्योरिस्ट देते हैं जो आईआर को एक्सप्लेन करते आए हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स को एक्सप्लेन करते आए हैं विद चेंजिंग इंटरनेशनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो ये एक बहुत लंबी डिबेट है, एक ना खत्म होने वाली डिबेट है कि आईआर एक एकेडमिक डिसिप्लिन है या नहीं। लेकिन इसके बढ़ते हुए स्कोप के साथ साथ, दुनिया के चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ, इस एकेडमिक्स डिसिप्लिन ने इन ग्लोबल इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन किया विद मल्टीपल थ्योरेटिकल पैराडाइम्स। तो ये आईआर के एकेडमिक डिसिप्लिन के ऊपर बात थी। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं कॉम्प्रिहेंसिवली नेशन स्टेट सिस्टम पे बात करूंगा और देखेंगे हम क्या नेशन स्टेट सिस्टम आज, उसको किन किन किस्म के चैलेंजेस हैं, इसकी इमर्जेंस कैसे हुई, रेवोल्यूशन कैसे हुई। बहुत शुक्रिया।